बुक शेल्फ टॉक में आपका स्वागत है। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें किताबों की दुनिया में गोता लगाना, उनके किरदारों और विचारों को गहराई से समझना पसंद है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। सब्सक्राइब करना न भूलें और हमें हमेशा की तरह बताइएगा कि अगली बार हम किस किताब की परतों को खोलें। और आज हमारे पास एक ऐसी किताब है जिसकी परतें लगभग 2000 साल पुरानी है। 2000 साल? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस की निजी डायरी, जिसे आज दुनिया मेडिटेशंस के नाम से जानती है। बिल्कुल। और ये किताब इसलिए भी खास है क्योंकि ये कभी छपने के लिए लिखी ही नहीं गई थी। हाँ, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। सोचिए, दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसानों में से एक सम्राट रात को अपने तंबू में बैठकर अपने लिए नोट्स लिख रहा है। इसका असली शीर्षक भी कुछ ऐसा ही था, स्वयं के लिए। टू हिमसेल्फ। हाँ, टू हिमसेल्फ। ये कोई शाही घोषणा नहीं, बल्कि एक इंसान के अपने मन से की गई बातचीत है। आपने बहुत अच्छी बात कही, मन से बातचीत। ये कोई एकेडमिक टेक्स्ट नहीं है जिसमें मुश्किल सिद्धांत हो। नहीं, ये तो आध्यात्मिक अभ्यास है, स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस, रोजमर्रा की जिंदगी की उथल-पुथल, तनाव और निराशा से निपटने के लिए बनाए गए नियम। तो एक तरह का प्रैक्टिकल गाइड। हाँ बिल्कुल, ये जीवन जीने का एक खाका है, और डिजाइन फॉर लिविंग, जो उन्होंने खुद को सही रास्ते पर रखने के लिए तैयार किया था। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इस किताब के जरिए उन शब्दों के पीछे छिपे इंसान को समझें। वो कौन थे, किन हालात में उन्होंने ये सब लिखा, और सबसे जरूरी बात, 2000 साल पुरानी ये निजी डायरी आज भी दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर क्यों खींचती है। चलिए पता लगाते हैं। सबसे पहले उस इंसान की बात करते हैं जिसके बिना ये किताब होती ही नहीं, मार्कस ऑरेलियस। मेरे लिए सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि मार्कस ने खुद को कभी दार्शनिक नहीं माना। सही बात है, और सच तो ये है कि वो सम्राट भी बनना नहीं चाहते थे। ये सब लगभग एक संयोग था। हाँ, ये सच है। उनका जन्म 121 ईस्वी में एक प्रतिष्ठित रोमन परिवार में हुआ था, लेकिन उनके पिता की मृत्यु जल्दी हो गई। अच्छा। तो उनका पालन पोषण उनके दादा ने किया। बचपन से ही वे बहुत गंभीर स्वभाव के थे। लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो सिर्फ किताबों में डूबे रहते थे। मैंने पढ़ा है उन्हें मुक्केबाजी और कुश्ती का भी शौक था। बिल्कुल, और शिकार का भी। वो एक वेल राउंडेड पर्सनालिटी थे, और उनकी शिक्षा वो भी टॉप नॉच थी। हाँ, रिटोरिक यानी बयानबाजी, जो उस समय के रोम में एक सफल पॉलिटिकल करियर के लिए बहुत जरूरी मानी जाती थी। जरूरी तो थी, लेकिन उनका असली झुकाव दर्शन शास्त्र की तरफ था। उनके शिक्षक थे फ्रॉन्टो। वो इस बात का अफसोस भी करते थे कि इतना प्रतिभाशाली छात्र अपना समय दर्शन शास्त्र पर बर्बाद कर रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि मेडिटेशंस उन्होंने ग्रीक भाषा में लिखी है ना। हाँ, जो उस समय फिलोसफी और ऊंची सोच की भाषा मानी जाती थी, ना कि लैटिन में जो एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा थी। तो एक तरफ एक ऐसा इंसान है जिसे सत्ता से ज्यादा दर्शन में रुचि है, लेकिन किस्मत उसे रोम का सम्राट बना देती है। और उनका शासनकाल कोई फूलों की सेज नहीं था। बिल्कुल नहीं। जब हम एक फिलोसोफर किंग की कल्पना करते हैं तो हमें एक शांत स्थिर साम्राज्य की तस्वीर दिखती है, पर सच्चाई तो इसके ठीक उलट थी। बिल्कुल उलट। 161 ईस्वी में सम्राट बनने के बाद से उनकी जिंदगी चुनौतियों का एक लंबा सिलसिला था। जैसे पूर्व में पार्थियन साम्राज्य के साथ एक बड़ा युद्ध हुआ। हाँ। फिर एक भयानक प्लेग फैला जिसने साम्राज्य की आबादी का एक बड़ा हिस्सा खत्म कर दिया। और वो जर्मनिक जनजातियों के साथ चलने वाले युद्ध। हाँ, मार्कोमेनी और क्वाडी, उनके साथ तो लगभग 2 दशकों तक लड़ाई चली। मार्कस ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं युद्धों के बीच सैनिकों के साथ तंबुओं में गुजारा। और वो इन युद्धों की क्रूरता को समझते थे। उनकी एक पंक्ति है जो मुझे याद आती है, जहां वो कहते हैं कि इंसान सरमाटियों को पकड़ने में वैसे ही गर्व महसूस करता है जैसे कोई सुअर या भालू का शिकार करता है। हाँ। ये दिखाता है कि वो इसे ग्लोरीफाई नहीं कर रहे थे, बल्कि इसकी व्यर्थता को देख पा रहे थे। सही कहा। और ये सिर्फ बाहरी चुनौतियां नहीं थी, उनके व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत उथल-पुथल थी। उनके जनरल का विद्रोह। हाँ, एविडियस कैशियस, जो उनका एक भरोसेमंद जनरल था, उसने विद्रोह कर दिया। फिर उनकी पत्नी फॉस्टिना की मृत्यु हो गई। और शायद सबसे बड़ा दुख, उनका अपना बेटा कोमोडस, जो उनके बाद सम्राट बना और एक बेहद क्रूर और अयोग्य शासक साबित हुआ। अब समझ में आता है कि मेडिटेशंस क्यों लिखी गईं। ये कोई शौकिया लेखन नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस अंधेरे, तनाव, निराशा से भरे माहौल में खुद को बचाए रखने का, अपने मन को अनुशासित रखने का एक साधन था। एग्जैक्टली। और यहीं से हम उनके दर्शन पर आते हैं, स्टोइसिज्म।
हाँ, स्टोइज्म। और जब हम स्टोइक शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसे इंसान की छवि आती है जो पत्थर जैसा हो। हाँ, भावनाओं से रहित। लेकिन ये स्टोइसिज्म का बहुत ही सतही मतलब है। मतलब बस मुश्किलों में शांत रहना या अपना दुख न दिखाना, पर ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है ना? बहुत ज्यादा। मार्कस जिस स्टोइसिज्म का पालन करते थे वो जीवन जीने की एक पूरी प्रणाली थी। ओके। इसका मूल विचार ये है कि ये ब्रह्मांड तर्क संगत है और एक दिव्य चेतना, जिसे स्टोइक्स लोगोस कहते हैं, द्वारा शासित है। लोगोस। हाँ, सब कुछ एक कारण से होता है और एक बड़े ताने बाने का हिस्सा है। हमारा काम है उस लोगोस के साथ यानी प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीना। ठीक है, तो इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए? मुझे लगता है पियरे हेडॉट का जो 3 अनुशासनों का ढांचा है वो इसे समझने में मदद करता है। हाँ, वो सबसे अच्छा तरीका है। तो पहला है धारणा का अनुशासन या डिसिप्लिन ऑफ परसेप्शन। इसका आसान मतलब क्या है? इसका आसान मतलब है चीजों को वैसे ही देखना जैसी वे हैं, बिना अपनी इमोशनल जजमेंट्स लगाए। हम अक्सर घटनाओं पर अपनी भावनाएं थोप देते हैं, जैसे मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। स्टोइक्स कहते हैं एक घटना हुई, उसका बुरा या अच्छा होना तुम्हारा अपना फैसला है। इसका कोई उदाहरण देते हैं मार्कस? हाँ, एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण देते हैं। वो अपनी बैंगनी शाही पोशाक को देखते हैं और कहते हैं ये क्या है? बस भेड़ का ऊन जिसे शंख के खून से रंगा गया है। वाव! मतलब दुनिया की सबसे कीमती चीजों में से एक को उसके सबसे बुनियादी रूप में देखना। बिल्कुल, उस पर से शान और रुतबे का मुलम्मा उतार देना। ये तो एक तरह की मानसिक कसरत है। बिल्कुल। अब दूसरा अनुशासन है कर्म का अनुशासन, डिसिप्लिन ऑफ एक्शन। इसका मतलब है समाज के भलाई के लिए काम करना। हाँ, लेकिन उससे भी गहरा। स्टोइक्स का मानना था कि हम इंसान सामाजिक प्राणी हैं, हम एक दूसरे के लिए बने हैं, जैसे हाथ और पैर एक साथ काम करने के लिए। एग्जैक्टली। इसलिए हमारा हर काम समाज की भलाई को ध्यान में रखकर होना चाहिए। मार्कस के लिए ये कोई थ्योरी नहीं थी, वो सम्राट थे। उनका हर फैसला लाखों लोगों पर असर डालता था। सही बात है। तो न्याय के साथ, निष्पक्षता से और दूसरों की सेवा के भाव से काम करना ही कर्म का अनुशासन है। और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे मुश्किल, इच्छा का अनुशासन, डिसिप्लिन ऑफ विल। मतलब जो हमारे नियंत्रण से बाहर है उसे स्वीकार करना। ये तो बहुत मुश्किल लगता है। ये सच में सबसे मुश्किल है और यहीं पर स्टोइज्म की असली परीक्षा होती है। मतलब अगर कुछ गलत हो रहा है तो बस उसे होने दे? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रयास करना छोड़ दें। इसका मतलब है कि आप प्रयास के परिणाम से खुद को न बांधें। अच्छा। आपके नियंत्रण में क्या है? आपके विचार, आपके फैसले, आपके कर्म। आपके नियंत्रण से बाहर क्या है? लगभग बाकी सब कुछ। मौसम, दूसरे लोग क्या करते हैं, आपकी सेहत, और यहाँ तक कि आपकी मृत्यु भी। हाँ, तो इच्छा का अनुशासन कहता है कि जो आपके वश में नहीं है उसके लिए लड़ना या दुखी होना व्यर्थ है, उसे स्वीकार करें। और ये विचार कि जो कुछ भी होता है वो लोगोस की योजना का हिस्सा है, तो क्या इसका मतलब है कि जो भी है सही है? एक तरह से हाँ। स्टोइक दृष्टिकोण से अगर आप मानते हैं कि ब्रह्मांड तर्क संगत है, तो जो कुछ भी हो रहा है वो उस बड़ी योजना का हिस्सा है, भले ही आपको वो इस पल में दर्दनाक लगे। अब अगर हम किताब पर वापस आएं, तो उसकी बनावट भी बहुत अनोखी है। ये कोई डायरी नहीं है जिसमें तारीखें हों या आज मैंने ये किया जैसा कुछ लिखा हो। बिल्कुल नहीं, ये तो बस विचारों का एक संग्रह है जो बार बार दोहराए जाते हैं। हाँ, ये दोहराव बहुत है इसमें। और वो जानबूझकर है। ये एक एथलीट की तरह है जो हर दिन एक ही मांसपेशी को मजबूत करने के लिए एक ही कसरत करता है। मार्कस बार बार खुद को आदेश देते हैं, याद रखो, ध्यान केंद्रित करो, ये मत भूलो। ये सचमुच में दुनिया की पहली सेल्फ हेल्प किताबों में से एक है जो उन्होंने सिर्फ अपने लिए लिखी थी। लेकिन किताब का पहला अध्याय, कर्ज और सबक, वो बाकी किताब से बहुत अलग है। वो तो लगभग एक आभार सूची जैसा लगता है। हाँ, और वो बहुत खूबसूरत है। बाकी की किताब में वो खुद से बात कर रहे हैं, लेकिन पहले अध्याय में वो उन सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं जिनसे उन्होंने कुछ सीखा। जैसे अपनी माँ को, उनकी उदारता और सादगी के लिए, अपने दादा को उनके अच्छे चरित्र के लिए, और अपने शिक्षक रस्टिकस को, जिन्होंने उन्हें एपिक्टेटस से मिलवाया। बिल्कुल, जिन्होंने उन्हें एक और महान स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस के लेखन से परिचित कराया।
और बाकी की किताब में कुछ विषय हैं जो बार बार लौट कर आते हैं। एक तो है नश्वरता यानी मॉर्टालिटी। हाँ, ये शायद सबसे प्रमुख विषय है। वो लगातार खुद को याद दिलाते हैं कि जीवन क्षणभंगुर है, जल्दी ही तुम मर जाओगे और राख बन जाओगे। ये सुनने में थोड़ा निराशाजनक लगता है, लग सकता है, लेकिन इसका मकसद डराना नहीं है। इसका मकसद है आज के पल को महत्व देना और छोटी मोटी बातों पर परेशान होना बंद करना। अगर सब कुछ खत्म हो ही जाना है तो क्यों ना आज अपना काम गरिमा और ईमानदारी से किया जाए। दूसरा विषय जो मुझे हमेशा बहुत रेलेवेंट लगता है वो है दूसरों के साथ व्यवहार करना। हाँ, ऐसा लगता है कि ये उनके लिए एक रोज का संघर्ष था। बिल्कुल। सोचिए, एक सम्राट के तौर पर उन्हें हर तरह के लोगों से मिलना पड़ता था। चापलूसी करने वाले, धोखेबाज, अयोग्य। वो एक जगह लिखते हैं कि हर सुबह खुद को याद दिलाओ कि आज तुम्हें ऐसे लोगों से मिलना पड़ेगा जो दखल देने वाले, कृतज्ञ, अभिमानी, बेईमान हैं। ये तो आज के ऑफिस कल्चर जैसा लगता है। बिल्कुल, लेकिन इसके तुरंत बाद वो खुद को याद दिलाते हैं कि ये लोग अनजाने में ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें सही और गलत का फर्क नहीं पता। और हम सब एक दूसरे के साथ काम करने के लिए बने हैं। हाँ, इसलिए उनसे नफरत करना या उन पर गुस्सा करना प्रकृति के खिलाफ है। गुस्से पे काबू पाना उनके लिए एक बहुत बड़ा अभ्यास था। और यहीं पर एक गहरा तनाव भी दिखता है। एक तरफ वो दूसरों की सेवा करने के अपने स्टोइक कर्तव्य की बात करते हैं और दूसरी तरफ उनके लेखन में मानव जीवन के प्रति एक तरह की निराशा भी झलकती है। वो लिखते हैं, तेल, पसीना, गंदगी, गंदा पानी सब कुछ घृणित है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। मुझे लगता है कि ये उनके यथार्थवाद को दिखाता है। वो दुनिया को किसी गुलाबी चश्मे से नहीं देख रहे थे। सही। वो जीवन की क्रूरता और गंदगी को पूरी तरह से स्वीकार करते थे, लेकिन साथ ही वो अपने कर्तव्य को उससे ऊपर रखते थे। तो उनका दर्शन ये नहीं कहता कि दुनिया सुंदर है। नहीं, उनका दर्शन कहता है कि दुनिया जैसी भी है, तुम्हारा काम है अपना कर्तव्य निभाना। यही असली चुनौती है। तो इस सब का मतलब क्या है? अगर कोई आज मेडिटेशंस उठाता है तो वो अपनी जिंदगी के लिए इससे क्या मुख्य सीख ले सकता है? मुझे लगता है सबसे पहली सीख है धारणा की शक्ति। निश्चित रूप से ये विचार कि बाहरी चीजें आपको परेशान नहीं करती, बल्कि उन चीजों के बारे में आपके अपने विचार आपको परेशान करते हैं। मार्कस लिखते हैं, चीजों का आत्मा पर कोई अधिकार नहीं होता। अशांति केवल भीतर से, हमारी अपनी धारणाओं से आती है। अगर इस एक विचार को भी जिंदगी में उतार लिया जाए तो ये क्रांतिकारी हो सकता है। बिल्कुल। दूसरी सीख शायद ये होगी कि अपना ध्यान सिर्फ उन चीजों पर लगाओ जो आपके नियंत्रण में है। हाँ, उनकी एक बहुत शक्तिशाली पंक्ति है, दूसरों की गलतियों को वहीं रहने दो जहां वे हैं। वाह। आपका काम ये देखना नहीं है कि दूसरा क्या कर रहा है, आपका काम है ये देखना कि आपके अपने कर्म न्यायपूर्ण और सही हैं या नहीं। तीसरा, और जैसा हमने पहले कहा, शायद सबसे मुश्किल, स्वीकार्यता, एमोर फाती, यानी अपनी नियति से प्रेम करो। हाँ, केवल उसी से प्यार करो जो होता है, जो किस्मत में था। इससे बड़ा कोई सामंजस्य नहीं है। ये निष्क्रियता नहीं है। नहीं, ये वास्तविकता के साथ लड़ना बंद करना है, ताकि आप अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगा सकें जिन्हें आप बदल सकते हैं। और आखिर में वर्तमान क्षण का मूल्य। हाँ, जो शायद आज सबसे जरूरी है। हम या तो अतीत के पछतावे में जीते हैं या भविष्य की चिंता में। बिल्कुल। वो कहते हैं, हम में से प्रत्येक केवल अभी जीता है, ये संक्षिप्त क्षण, बाकी या तो जिया जा चुका है या देखना असंभव है। आपका जीवन बस यही एक पल है। हाँ, इस पल को पूरी तरह से जीना ही सब कुछ है। आज की दुनिया में जहां हमारा ध्यान 100 दिशाओं में बटा हुआ है, ये हमारे मन में एक आंतरिक गढ़ बनाने जैसा है। एक इनर सिटीडेल, जहां बाहरी दुनिया का शोर हमें परेशान न कर सके। तो हमने मार्कस ऑरेलियस के साथ एक सम्राट के युद्ध के मैदान से लेकर स्टोइक दर्शन के गहरे विचारों तक का एक लंबा सफर तय किया। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या? जैसा कि हमने चर्चा की, मार्कस एक तरफ चीजों को उनके सबसे नंगे, अक्सर निराशाजनक रूप में देखने की बात करते हैं। शाही पोशाक सिर्फ रंगा हुआ ऊन है। हाँ। लेकिन उसी किताब में वो प्रकृति की उन छोटी छोटी सुंदर चीजों का भी जिक्र करते हैं जो अनजाने में हो जाती हैं। जैसे जब रोटी पकती है तो उस पर जो दरारें आ जाती हैं। हाँ, या जब एक पका हुआ अंजीर अपने आप फट जाता है। ये एक अजीब विरोधाभास है। एक तरफ दुनिया की हर चीज को कम करके आंकना और दूसरी तरफ एक साधारण अंजीर की सुंदरता की सराहना करना। बिल्कुल।
एक ही मन में मानवीय मामलों के प्रति इतनी गहरी निराशा और प्राकृतिक दुनिया के लिए इतनी गहरी प्रशंसा, ये दोनों एक साथ कैसे मौजूद हो सकती हैं? मुझे लगता है कि शायद इसी संतुलन को खोजना ही असली आध्यात्मिक अभ्यास है। ये सोचना कि कैसे एक सम्राट जो युद्ध, राजनीति और धोखे से घिरा था, वो एक पकी हुई रोटी में आई दरार की सुंदरता को देख सकता था। शायद यही इस किताब को आज भी इतना शक्तिशाली और मानवीय बनाता है। एग्जैक्टली। वाह, ये सोचने के लिए बहुत ही गहरा विचार है। अगर आपको बुक शेल्फ टॉक की ये गहन पड़ताल पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में अपने विचार साझा करें और हमें बताएं कि अगली बार आप किस किताब की दुनिया में हमारे साथ चलना चाहेंगे।